तो बेटा आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर कर देने वाले हैं, जो आएगा ही आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चंस में या तो आपको शॉर्ट नोट लिखने का आते हैं या तो कुछ रिएक्शंस है अपने पास, वो ही आएंगी। तो आज हम उसी पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या आया है, आज तक का रिकॉर्ड क्या है बेटा, और क्या आने की पॉसिबिलिटी है, इस पर हम लोग ध्यान देने चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहली जो चीज़ आने वाली है वो कुछ टिप्पणियाँ देने जा रहे हैं, क्या शॉर्ट नोट्स देने जा रहे हैं, किन किन बातों पर चर्चा करनी है हम लोग को। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, जैसा कि मैंने हेडिंग स्टार्ट रखी है, मुझे क्या क्या पढ़ाना है वो शो है आपके सामने। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हैं, हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, ऑर्गेनिक पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, वही हाइड्रोकार्बन मिला। लेकिन आपको हाइड्रोकार्बन से इस वक्त मीन्स आपको चलना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन जो एटम्स हैं वो कंटेन करेंगे सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डिफाइन बहुत ही छोटी सी है। क्या करना है आपको कि आपको ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होने वाला है? एकल बंध, संतृप्त। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, इसका मतलब असंतृप्त है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया CH3, फिर यहाँ पर दे दिया CH3, ये एथेन है बेटा, एथेन का फार्मूला स्ट्रक्चर है उसका ये। तो ये इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अगर आपको मैं दूसरा दे दूं कि ऐसे एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल दूं, CH3 CH2 और यहाँ पर CH3, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड ही तो है। तो यही तो आपसे बोल रहा हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है। डिफाइन क्या बनी कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी तरह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बेटा क्या कार्बन कार्बन के बीच में क्या, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंगल होता है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ भी डिफाइन क्या बनी कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, बस ये इस बात का ध्यान रखें एग्जाम्पल देते समय कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। क्लियर बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास आने जा रहा था वो क्या होने जा रहा है कि जैसे मैंने लिख के दिया आपको HC और ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन हाइड्रोजन नहीं देखना आपको, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है? ट्रिपल आ रहा है, यानी ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर यहीं पर हम ऐसे कर देते बेटा आपको और डबल बॉन्ड डाल देते तो ये क्या बन जाता है आपका? असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में चाहे डबल है चाहे ट्रिपल है। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा फॉर्मेशन पर। किण्वन कहते हैं। फॉर्मेशन क्या है? तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें आप कि अणु जीव यानी बायोमॉलिक्यूल के द्वारा क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे स्लोली सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित हो जाता है। सरल कार्बनिक पदार्थ में डिकम्पोज हो गया। कौन? हार्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज हो गया सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेल्प ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू हार्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें करूंगा? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यही बताना चाह रहा हूँ अणु जीव की उपस्थिति में या अणु जीव द्वारा कह दो जटिल कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे क्या होता है? सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित हो जाता है। इस प्रोसेस को यानी इस क्रिया को क्या कहते हैं? बस मैं जैसे एग्जांपल दे देना आप यहाँ पर, मांस से दुर्गंध आना, मांस से कुछ समय बाद दुर्गंध आना, तुरंत तो नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद स्मेल आएगी, उससे बदबू आने लगेगी, आपको अलग टाइप का फीलिंग करेंगे आप उसमें। ठीक है, मांस से दुर्गंध आना। गन्ने के
रस से सीरे का निर्माण, यानी विनेगर बनाने जा रहे हैं बेटा। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं बेटा, ये सब इसके एग्जांपल बन जाएंगे। कब? जब K1 पूछा जाए तो आप लिखिए अणु जीव द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित हो जाता है, यानी डिकम्पोज हो जा रहा है हार्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाय द बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमने फॉर्मेशन इन K1 कहा है, ये एग्जांपल दे देंगे। अब आ रहा है आपके बहुलीकरण, जस्ट अपोजिट क्या है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा, यहां पर होता है उच्च ताप यानी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां पर क्या होगा? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, सरल कार्बनिक पदार्थ क्या बन जाएगा? जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। वहां बेटा अपघटित हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तित हो करेंगे। क्या बन गया अपने पास? तो यहाँ पर मैं बताया कि उच्च ताप दाब की परिस्थिति में, ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं बहुलीकरण। एग्जाम्पल दे देना ऐसे, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथिलीन है, ठीक है, यहाँ पर N मॉलिक्यूल्स है, इनका वैल्यू जो बुक में बताई गई 1000 से ओवर है बेटा। और यहाँ पर लिख दिया आपने उच्च ताप दाब, और नीचे लिख दिया बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन। और क्या करना है इधर आके आपको कि आपका जो CH2 है बेटा उसको ऐसे ही लिखा रहने देना सिंगल बॉन्ड के साथ और ब्रैकेट क्लोज। इधर ये क्या था? एथिलीन, और यहाँ क्या बन गया बेटा? ये पॉली एथिलीन। एथिलीन किस में कन्वर्ट हो गया? पॉली एथिलीन में कन्वर्ट हो गया। बात में बेटा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ रहे? एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन क्या है? ये बेटा आपको समझाने के लिए लिखा है और इसके थ्रू आपको बहुत जल्दी याद हो। जैसे आपने लिखा ना, अणु जीव द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित हो जाता है, इसलिए आपको क्या कहते हैं हम लोग? तो ये आपको याद करने के लिए बताया मैंने कि ऐसे लिख लो, रफली बना लो, माइंड में जो बोल रहा हूँ वो लिखना आपको। जैसे यहाँ लिखना आपको तो लिखो उच्च ताप दाब की परिस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ने क्या कहा था? पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण। अब एस्टरीफिकेशन से आना जा रहा है, क्लियर हो रहा है? दिख रहा सभी को? दिख रहा? तो बेटा एस्टरीफिकेशन क्या है? यहाँ पर क्या था? कोई कार्बनिक अम्ल है, क्या है अपने पास? कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल। कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल आ गया, दो चीज आ गई। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? एस्टर, और उसके साथ क्या बनेगा? वाटर यानी जल। ये डिफाइन रखी है बेटा। क्या डिफाइन रखी है? कि जब किसी कार्बनिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। डिफाइन है, ये डिफाइन है। पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, इनको ऐसे लिख लो कॉपी में, ठीक है। उसके बाद ऐसे पढ़ना सीखो कि सर ने कैसे बताया, क्या बताया। तो यहाँ बताया जब किसी कार्बनिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है तो कार्बनिक अम्ल कौन सा आपके पास है? CH3COOH, एस्टिक अम्ल है। अल्कोहल कौन सा था आपके पास? C2H5OH। OH को बेटा अगर आगे लिख लो रिएक्शन भी समझ लो, साथ में दो काम हो जाएगा आपका कि हम ऐसे बॉक्स बंद कर देंगे और बॉक्स के अंदर वाले एक साथ और बॉक्स से बाहर वाले एक साथ। तो आपके पास क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका CH3COOH प्लस C2 नहीं सॉरी वाटर, CH3COO, C2H5 प्लस वाटर। यही आपका क्या बेटा? एस्टर है। ये एस्टर है और वाटर है। क्या डिफाइन की कि जब किसी कार्बनिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। और ये अपना एग्जांपल आ गया कार्बनिक अम्ल एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल रिएक्ट कर रहा है इथिल अल्कोहल से, किस फॉर्म में कर रहा है? एस्टर और वाटर के फॉर्म में। ये अपना डिफाइन है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्या डिफाइन बना रहे हैं कि जब किसी कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड
किससे रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहल से। किस फॉर्म में कर रहा है? एस्टर एंड वाटर के फॉर्म में। यही डिफाइन लिख दो ना बेटा कि व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद अल्कोहल इन फॉर्म ऑफ एस्टर एंड वाटर, ठीक है। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस है। क्लियर है? तो बेटा अब इसमें रिएक्शंस है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मैंने लिख दिया आपके लिए। क्या डिफाइन है? कार्बनिक अम्ल किससे रिएक्ट करने जा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। स्पेस नहीं बेटा मेरे पास आ गई, ठीक है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ये जो प्रोडक्ट है वो ये लिखा, प्राइमरी अमीन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में नाइट्रोजन बनेगी, ठीक है। लेकिन डिफाइन में सारी बातें नहीं शो करेंगे, डिफाइन में सिर्फ मेन कंपाउंड बताया जाता है। तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? सबसे पहले बता दो ये प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है। क्या है? प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है। अब बताओ इस विधि में कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। और क्या बनता है? प्राथमिक अमीन। खत्म। खत्म बेटा, बात समझ आई? क्या बताया? शुरुआत कहाँ करी? यह प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अमीन, दिस रिएक्शन इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अमीन। ये रिएक्शंस क्या है? प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है। इस मेथड में क्या होता है? कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यानी ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी अमीन। हो गया काम खत्म। डिफाइन ये नहीं लिखनी है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है। लिखने का ढंग आपका सही होना चाहिए। बाकी ये आपको याद करने का तरीका बेटा, जो आप घंटों रटते हो छत पर इधर से उधर तक, कभी लेट के कभी बैठ के इधर घूमना टहलना, उस चीज को ही बता रहा हूँ कि आपको एक नॉर्मल वे तैयार करना है कि कार्बनिक अम्ल की क्रिया किससे कराई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और क्या बना? प्राथमिक अमीन हो गई इसमें रिएक्शन। तो आपको लिखना क्या है? लिखना यही है कि प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ए प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अमीन। फिर बताओ कि कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? प्राथमिक अमीन बनाता है। रिएक्शन दे देना बेटा इसकी। आप रिएक्शन क्या दोगे? CH3COOH। यही कोर्स में बेटा कार्बनिक अम्ल यही नहीं है, बहुत सारे कार्बनिक एसिड है, बट अपने कोर्स में हम लोग बात उतनी करेंगे बेटा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये होता है बेटा N3H। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये आपका कार्बनिक अम्ल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? तो हमें प्राइमरी अमीन बनाना RNH2। NH2 बन जाएगा, एक N इसका बेटा, एक H और एक इसलिए H2, और ये R है आपका, तो बन जाएगा आपके पास क्या? CH3NH2। इसी को लिखा गया प्राथमिक अमीन, यही यहाँ लिखी प्राथमिक अमीन। और साथ में बेटा ये जो आपका CO2 और N2 तो बनना ही बनना, मान लो, ठीक है। ये जो आपका COO था इसी को CO2 लिख दिया, और दो N अभी बचे हैं अपने पास, उसको N2 लिख दिया, काम खत्म बेटा, ठीक है। क्लियर हो रही है? अब नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है? ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन के मेन कंपोनेंट है निकेल कैटालिसिस है, उत्प्रेरक है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजन से कराने पर क्या बन जाता है? वनस्पति घी, यानी वेजिटेबल घी बन गया। हो गई? लैंग्वेज समझो। निकेल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ये क्या है? कैटालिसिस है, निकेल कैटालिसिस, निकेल उत्प्रेरक, इसकी प्रेजेंस में क्या होने वाला है? तो बेटा अगली डिफाइन सजातीय श्रेणी, कौन सी है? सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। यहाँ तक क्लियर है आपको? जैसा बता रहा हूँ ऐसे ही आप उसको ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि आपको तैयार हो जाए। अब आ रही है होमोलोगस सीरीज। क्या होती है बेटा? नाम ही सब हो, सजात मतलब समान जात वाले, जैसे हम लोग जात समान होती है, यहाँ जात ही समान है। यहाँ कार्बनिक कंपाउंड होंगे जिनका क्या होगा? क्रियात्मक समूह समान होगा, यानी वे कार्बनिक होगी जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह समान होता है। और CH2 का डिफरेंस होता है। कितने डिफरेंस चलेगा? CH2 का। तो बताओ कि वे डिफाइन समझो बेटा कि कार्बनिक यौगिक को अणु भार के बढ़ते क्रम में कि मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर एक सीरीज बनेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम क्या कहेंगे? समझ में?
क्या कह दिया हमने, होमोलोगस सीरीज कह दिया। कार्बनिक यौगिक को अणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसे हम कहेंगे सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज। इसमें क्या होता है, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह का समान होता है और डिफरेंस कितने का था, CH2 का डिफरेंस होता है। हर कॉन्स्टिट्यूटिव कंपाउंड में हर एक कंपाउंड में दूसरा, दूसरे पर तीसरा, पहले तीसरा नहीं हटा सकते, पहले दूसरा, दूसरे तीसरा, अगर उनके बीच में गैपिंग देखोगे तो CH2 मिलेगा, यानी 14 का परमाणु भार में, यानी उनका मॉलिक्यूलर वेट जो बनता है 14 का डिफरेंस होता है। ऐसा लिखा भी नहीं बुकों में, लेकिन आप ये लिखो कि कार्बनिक यौगिक को अणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर, ठीक है, एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, और इनमें CH2 का अंतर होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अल्कोहल की सजातीय श्रेणी, क्या करना है आपको, अल्कोहल की सजातीय श्रेणी दे रहा हूँ। अल्कोहल ऐसे किसी भी बना सकते हो, अल्कोहल OH जब आता तब कहते हो ना, जैसे आपका ये बना मेथिल अल्कोहल CH3OH, दूसरा क्या बना C2H5OH, C2H5OH, फिर आया C3H7OH, फिर क्या आया C4H9OH। ऐसे आप आगे भी कंपाउंड दे सकते हैं। ये बन गई सीरीज। अगर OH को हटा के बाहर जगह Cl कर दो तो एक नई सीरीज बन जाएगी, ठीक है, NO2 कर दो तो एक नई बन जाएगी। इस टाइप में बेटा आपकी बनती रही है अल्कोहल की सीरीज। अब अपने पास आ रही है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में दो वर्ड है, सम प्लस अवयव। सम का मतलब क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करा मैंने। सम का मतलब होता है समान, अवयव मतलब अणुसूत्र। क्या समान है, अणुसूत्र। परिभाषा क्या बनी, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, यानी केमिकल फार्मूला सेम होगा, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होगी। यानी उनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों क्या होती है, भिन्नता होती है। उन्हें कहते हैं सम अवयवी यौगिक यानी आइसोमरिज्म, ठीक है, आइसोमर कहलाएंगे एक दूसरे के। और इस इवेंट्स को क्या गया आइसोमरिज्म। क्या बताया कि सम माने समान और अणुसूत्र वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके क्या डिफर होते हैं, क्या भौतिक और रासायनिक गुण यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें कहते हैं हम लोग सम अवयवी यौगिक। इस घटना कहते हैं समवेता। तो अपने पास क्या है बेटा, C2H6 एग्जांपल, O के दो समा अवयवी होते हैं। एग्जांपल आपका जैसे लिखा गया C2H5OH, ये पहला बनेगा और दूसरा बन सकता है CH3O एथिल एल्कोहल, ठीक बेटा। और ये क्या बन गया अपने पास, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। बात क्लियर हुई बेटा। क्या लिखा हमने, डिफाइन एक बार फिर से सुन लो बेटा, कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें कहते हैं समा अवयवी यौगिक। और इस घटना को क्या कहते हैं, समावेता। और ये बताया C2H6O के दो समावयवी होते हैं। समावयवी मतलब इन दोनों फार्मूले देखो, इसमें C कितने, दो हैं, यहाँ भी C कितने, दो हैं। H कितने हैं, यहाँ पर 5 और 1 6 और यहाँ 3 और 3 6। O कितना, एक है। दोनों केमिकल फार्मूले क्या सेम है, डिफर क्या है, डिफर क्या होगी, ये अल्कोहल है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, दिस इज ईथर, और ईथर की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखो बेटा, ठीक है। सारी डिफाइन क्लियर है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर बेटा क्लास मिल रही है आपको, आप रेगुलर क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं। और रेगुलर क्लास देखिए आपके पूरी केमिस्ट्री जो है 2 या 3 क्लास में ही मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा, मेन टॉपिक्स। लेकिन आज की क्लास, दूसरी क्लास, इस टाइम में बहुत सारी क्लास, अभी ये भी क्लास फिनिश नहीं हुई, क्लास अभी और चल रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ईमानदारी से पढ़ें, समझें, ठीक है। तो
तो बेटा ये आई अपनी कितनी 11 केमिकल रिएक्शंस। कौन सी आ गई हैं? इनऑर्गेनिक की। कुछ इनऑर्गेनिक की होती है, कुछ ऑर्गेनिक की। ये ऑर्गेनिक हैं और होंगी इनऑर्गेनिक। अभी आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिफरेंस नहीं समझ, फर्स्ट ईयर में समझ पाएगा। अभी जैसे समझिए लेसन नंबर 4 की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और लेसन नंबर 2 की करनी है। हमने 4 में 11 रिएक्शन निकाल रखी है और 2 में भी ऐसे कुछ रिएक्शन निकालेंगे बेटा। इन दोनों रिएक्शन को कॉम्बिनेशन करना है। जब आपकी वो मैंने जो शॉर्ट नोट्स बताए अगर वो नहीं आते हैं तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही होना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ यही होगा। क्या बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान से देखें। रिएक्शंस है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती बेटा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें और देखने के बाद उसे करने का प्रयास भी करें, ठीक है। क्योंकि कथनी करनी में अंतर होता है। कथनी और करनी में अंतर इसलिए होता है कि अगर कहना और करना दोनों अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात बेटा। इसलिए हमारा नया क्वेश्चन अब देखिए। पहले रिएक्शंस मैंने आपको क्या दिया है कि एसिटिक एसिड जो है सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है। किससे रिएक्ट करने जा रहा है? एसिटिक एसिड जो है रिएक्ट विद सोडियम मेटल, यानी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराया जाए। एसिटिक अम्ल क्या होता है बेटा? एसिटिक अम्ल ये होता है अपने पास CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड है। किससे रिएक्ट करने जा रहा है? सोडियम मेटल से। ये क्या आ गया अपने पास? सोडियम मेटल, ठीक है। ध्यान से समझिए बेटा, कुछ नहीं करना आपको। आपने एक पढ़ा है कौन सी रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम मैंने आपको क्या बोला था? पार्ट 1 में बताया मैंने। डिस्प्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किसका करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन का। किसके द्वारा? सोडियम। ये दोनों एक ही फैमिली के हैं बेटा, ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। सोडियम के प्लेस पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्लेस पे सोडियम। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? ये बनने वाला हाइड्रोजन हटने जा रहा है, इस प्लेस पे कौन आ जाएगा? ये, और ये चला जाएगा इसके प्लेस पर। तो यहाँ पर क्या होने वाला अपने पास? CH3COONA, और जो H था उसको H2 लिखा जाता है बेटा। हाइड्रोजन एक गैस है बेटा, गैस फॉर्म में लिखते हो यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर ताकि रिएक्शन बैलेंस भी हो जाए, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना है इसका नेम क्या है? सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन करते हैं। एथिल अल्कोहल रिएक्ट करने जा रहा है, कारण निर्जलीकरण कर रहा है। एथिल अल्कोहल क्या होता है बेटा? CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल का फार्मूला है वो है C2H5OH, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब आपके पास क्या प्रॉब्लम सारी आपके कोर्स में केवल 2 ही है बेटा, एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल। तो आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए ये है अपने पास एथिल अल्कोहल, इसे हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। और क्या कराने जा रहे हैं? निर्जलीकरण। इन सब बातों पर ध्यान करो। डिहाइड्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब जैसे हम लोग को लूज मोशन कर दिया जाता है, डिहाइड्रेशन हो गया है, ग्लूकोज चला, यानी हमारी बॉडी का जो पानी था वो बॉडी से बाहर हो चुका। ठीक वैसे यहाँ पर इससे वाटर मॉलिक्यूल आपको निकाल लेना है। अब निकालने के लिए जैसे हमने कहा लूज मोशन आया तब हुआ ना, वाटर कब निकला, वैसे इनका कब निकले वाटर? जब कोई निर्जलीकरण पदार्थ होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। तो जैसे कि मैंने एल्मुना दे रखा है Al2O3 360, कहीं कहीं कंसंट्रेट H4 दे रखा है और कहीं कहीं पर बेटा P2O5। ये हैं वो सब्सटेंस, यहाँ पर P2O5 भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। इनकी प्रेजेंस में ये दिख रहा होगा आपको वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए मैंने इसको C2H5OH नहीं लिखा। मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा? और हर एक चीज़ लिखने का रीजन होता है। ये H2O निकल गया आपका, तो यहाँ से H2O निकल गया बेटा, तो यहाँ बचा क्या? C कितने बचे? 2, और H बचे कितने? 4, क्योंकि ये तो निकल गया C2H4। इसी को एथिलीन या एथीन कहते हैं बेटा, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल को फिर ऐसे लिख दिया जाए, यही तो इसका फार्मूला है CH3CH2OH। और यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं करानी है, आपको हीट करना है। ये सब बातें ध्यान रखो, यहाँ पर रिएक्शन क्या नहीं करानी थी, वैसे यहाँ पर भी तो नहीं कराना। आपको कॉपर की प्रेजेंस लेनी है बेटा और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कभी कभी नई बुकों में जो मॉडर्न बुक्स आ रही है उसमें सिल्वर भी कर दे रहे हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना आपको।
कॉपर या सिल्वर हो सकता है। इसकी प्रेजेंस में 300 तक हीट करेंगे। ये अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा आपको विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शंस यानी डीहाइड्रोजनेशंस। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन मतलब क्या, हाइड्रोजन को हटा देना। तो हाइड्रोजन एटम यदि करना आपको, केवल इसको हटा दो बेटा। अगर इसको हटा दिया हमने तो बताओ क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा CH3C और ये, तो हम इसे क्या लिखते हैं, CH3CHO। इसे कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। तो आपका एस्टिक अम्ल है, क्या है, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल क्या था, ये था अपने पास, ये फिर आ गया CH3COOH। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ मैं इसका नेमिंग करना भूल गया, तो मैंने यहाँ पर भूल का समय रहते ही पश्चाताप कर लिया। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। नेम जरूर लिखें क्योंकि आपको सब्सटेंस के रिएक्शन तभी अच्छे से कर सकते हैं जब उनके नेम आपको ध्यान होंगे। अब हमने क्या, एस्टिक अम्ल आ गया। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 से रिएक्ट करा रहे हैं। और हम लोग ने कसम खाई थी कि जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शंस में इस तरफ क्या आएगा, CO3 आएगा तो CO2 बन जाएगा। पार्ट 2 में आपको मैंने बताया बात। ठीक है, क्या बताया, जब भी इधर कहीं CO3 दिख जाए सबसे पहला काम क्या, इधर CO2 बना दो। जब इधर CO2 बना देंगे बेटा तो यहाँ बचा क्या, Na और O। Na और बचा, और Na की रिएक्शंस अभी हम लोग समझ के आ रहे हैं। Na ने क्या करा था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करा। इसने भी Na ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा। अब जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वो कहाँ गया, वो जो यहाँ ऑक्सीजन बचा था उसके साथ चला गया, यानी H के प्लेस पे कौन आने वाला, Na। तो इस जगह फिर हमका बन गया CH3COONA। क्या बना, सोडियम एसीटेट। और ये H निकला, इसने क्या बना दिया, H2O। ठीक है, बात समझ रही है कि CO3 जब भी दिखे किसी भी रिएक्शन में CO3 दिखे 100% तो CO2 बना होगा। ठीक है, अगर आपको बनाने का मौका मिले तो बना दीजिए। CO2 निकल गया, बचा क्या, Na और O। अब क्या हुआ यहाँ पर, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, सोडियम द्वारा। भी पढ़ के हम लोग, तो हमने रिप्लेस करा दिया। अब ये H और जो O है H2 बना है। Na आपके बेटा यहाँ 2 थे। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शंस में Na कितना है, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, Na 2, ये आपके 2 हो गए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। C भी आपके 2 हो गए बेटा, ये तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा देगा हम। तो हमारे पास C कितने हो बेटा, यहाँ पर 1 2 और 2 4 और 1 ये 5। यहाँ कितने हो गए, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, तो आपके 1 2 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट में क्या रहा, एथिल। अब रिएक्शन करानी है, अब क्या करानी है, कंसंट्रेट आ रहा है। अभी आपको मैं यहाँ बोला था ना, यहाँ पर इसके प्लेस पर एल्बुना की जगह पर P2O5 बताया जा सकता है आपको H2SO4। अब H2SO4 की बारी आ गई बेटा, तो हमें क्या करना है, अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस बात को आप समझ गए होंगे। 140 डिग्री टेम्परेचर, H2SO4 प्रेजेंट्स, वो भी कंसंट्रेट वाला, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। फिर एक बार वाटर मॉलिक्यूल निकला बेटा, फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा C2H4 फिर बचा। फिर वही रिएक्शंस आ गई C2H4। अभी मैंने ये रिएक्शन बताई और बताते समय आपको एक बात बोली भी थी कि L2O3 आ जाए, P2O5 आ जाए। ठीक है, या H2SO4 आ जाए कंसंट्रेट, तो उस वक्त क्या होगा, निर्जलीकरण ही होगा। निर्जलीकरण पदार्थ है बेटा ये सब। अब हम लोग आ रहे हैं एस्टिक अम्ल की सोडियम मेटल से रिएक्शंस। ठीक है, एस्टिक अम्ल बेटा सोडियम मेटल करा चुके हैं। ठीक है, एस्टिक अम्ल की सोडियम मेटल से रिएक्शन करा चुके हैं, यानी ये रिएक्शंस हटाई जाएगी यहाँ से। ठीक, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, हो चुकी है आपकी। तो नेक्स्ट चलते हैं, एस्टिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है। अब अपने पास एस्टिक अम्ल ये है बेटा, एथिल अल्कोहल ये आपस में रिएक्ट करने जा रहे हैं। एस्टिक अम्ल ये होता है CH3COOH।
और एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। तो यहाँ C2H5OH इधर न लिख के बेटा मैंने इधर लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं बॉक्स बंद करना चाह रहा था। क्यों बॉक्स बंद कर रहा है? रिएक्शन को समझना है तो कुछ ना कुछ तो करना है हमें बेटा। नीचे ऐसे लिख जरूर देता कि टीचर ये बात समझ जाए कि बच्चे ने समझ के रिएक्शन करी है और कोई खेल नहीं खेला है बेटा यहाँ पर। तो इस टाइम में बन गई आपकी, ठीक है। अब जो बॉक्स के अंदर है उसको अलग कर दो, बॉक्स के बाहर वाले अलग कर दो। तो बॉक्स के बाहर क्या बना? CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये कहाँ कराई थी आपको? कुछ कुछ ध्यान आ गया होगा। यस, एस्टरीकरण में कराया था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने एस्टरीकरण क्रिया। तो ये बना आपका एस्टर बेटा, और ये जल तो भाई है उसको तो ध्यान नहीं रहे। अब एस्टिक अम्ल की रिएक्शन कास्टिक सोडा से कहा जा रहा है हम लोग। फिर एस्टिक अम्ल ये था ना मेरे पास, कास्टिक सोडा होता है NaOH। अगर आपको रिएक्शन समझना है बेटा तो कुछ खेल खेलने पड़ेंगे। क्या खेल खेलना है? NaOH को भी उल्टा लिख लो, बॉक्स बंद करना, बॉक्स अक्सर H2O बना लेंगे। तो यहाँ पर भी आप कई खेल कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हो कि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पहुँचा था। आज भी हाइड्रोजन उठ के यहाँ पर जाएगा और जैसे यहाँ पर जाएगा तो इसके प्लेस पर ये आ जाएगा और HOH को मिल जाएगा। तो क्या बनने वाला बेटा? H2O। तो यहाँ बन गया CH3COO। ये क्या बन गया अपने पास? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट रिएक्ट हो गई। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट रिएक्शन पर आ रहे हैं हम लोग एथिल अल्कोहल कास्टिक सोडा से। एथिल अल्कोहल क्या था अपने पास? C2H5OH। इसे दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। दो फॉर्म कौन कौन से? आपने भी यहाँ लिखा ये भी एथिल अल्कोहल है, ये भी एथिल अल्कोहल है। लिखने के ढंग हमारी नीड के अकॉर्डिंग लिखते हैं। C2H5OH भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन हमें अपनी दिखानी थी। अगर हम ऐसे नहीं लिखा, हम ऐसे लिख देंगे तो भी रिएक्शन बन जाएगी। बट आपको समझाना बेटा, आपको समझना है, सामने आपको पेपर तक याद बनाए रखना है। कैसे बनाए रखेंगे? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर Na ने वही हरकत कर दी बेटा। कौन सी? Na ने H को हटा दिया, NaH के प्लेस पर आया और H कहाँ पहुंच गया? इसके पास। फिर HOH मिलके H2 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा अपना C2H5ONA और ये बन गया बेटा H2O। इसे पढ़ते हैं लोग सोडियम एथॉक्साइड। बात सुना है बेटा? सोडियम एथॉक्साइड बन गया प्लस वाटर। अब आ रही है एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगी, ठीक है। एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करती है। आज मुझसे दोबारा फिर एक मिस्टेक हो रही है। एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा चुके हैं, यानी एस्टिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराना चाहिए। किससे कराना चाहिए? सोडियम बाइकार्बोनेट से करा देनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एस्टिक अम्ल ये था CH3COOH प्लस ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर अपनी कसम ध्यान कर लो कि क्या कसम दिलाई थी कि अगर इधर CO3 है तो उधर क्या बनना है? CO2। तो यहाँ पर अपने CO2 बना दिया। CO2 बनाने के बाद क्या हुआ बेटा? Na ने अटैक बोल दिया किसके ऊपर? Na बार बार H को हटा रहा। क्यों हटा रहा? पट्टीदार है, एक दूसरे के रिलेटिव हैं, ये आपस में लड़ जाते हैं जमीन के लिए। अगर तुम हटो मुझे अब चाहिए, तो ये इसके प्लेस पर, ये इसके प्लेस पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास बन जाए क्या? CH3COONA और ये H2 के फॉर्म में चला गया। रिएक्शन समझ में आ रही बेटा? रिएक्शन सारी समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब कहते हैं एस्टिक अम्ल का जल वर्णन किया जाता है। क्या कह रहे हैं? एस्टिक अम्ल का जल अपघटन किया जाता है। क्या किया जा रहा है? अब
अब ऐसा लग रहा है होगा आपको कि जल से रिएक्शंस है, लेकिन ये लोग बेटा एथिल अल्कोहल एस्टिक अम्ल में जल और बढ़न की जगह जब करा रहे हैं तो NaOH का यूज कर रहे हैं। बात में आ रही है, NaOH का यूज करेंगे तो NaOH वाली रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं बेटा, कर चुके हैं कि नहीं? तो ये NaOH जब रिएक्ट करने के लिए आया तो क्या करा, Na ने कहाँ धावा बोला था अपने रिलेटिव के ऊपर कि ये जमीन मेरी है तो ये पैरा मैं ये दे दो, तो उसने आपस में रिएक्शन भी कर दिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन बन गई। तो अपने पास यहाँ क्या बन गया बेटा, CH3COONA और प्लस में H2O। बस में का ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इन रिएक्शंस को अब दूसरे फॉर्म में जब पूछा हाउ टू मेक, कैसे प्राप्त करेंगे, समझिएगा वहां पर क्वेश्चन में ये देगा एस्टिक अम्ल से सोडियम एसीटेट कैसे बनाएंगे। रिएक्शन को कहने का ढंग बदल दे, लेकिन रिएक्शन तो कोई करनी ना, एस्टिक अम्ल से सोडियम एसीटेट कैसे बनाएंगे। अब आपसे कह रहा है एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन के साथ आंसर लिंक करना तो यही है। आप वर्ड ध्यान करिए क्या कहना चाह रहे हैं। एथिल अल्कोहल से एस्टेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, एस्टिक अम्ल से सोडियम एसीटेट कैसे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एस्टिक अम्ल से, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या बेटा एथिल एसीटेट भी होता है, लेकिन एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में एस्टर लिखा जाता है, बाकी सब एथिल एसीटेट। अगर आपसे कहते हैं एथिल एसीटेट बनाइए तो आप यहाँ करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एथिल एसीटेट भी इसका एक नाम है बेटा। तो आपके क्या क्या होता जब में भी काम आने लगी या। और दूसरी बात आ रही है CH3CO है, फिर आपसे कहा गया सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट प्राप्त करने कई प्रोसेस हो गए बेटा। इस टाइप में रिएक्शंस आ सकती हैं, इन रिएक्शंस को आप ध्यान से करें ताकि आपके दोनों काम हो जाए। अगर आपसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया तो ये तो आप कर ही रहे हैं, आप इस बात को भी ध्यान रखो कि ऐसे घुमा के पूछा जाए तब भी हमारे पास जवाब होना चाहिए, हर बात का जवाब होना चाहिए। जवाब बिना हमारा काम नहीं चलना बेटा, जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी जवाब हम कॉपी में देंगे, एक दिन गार्जियन को देंगे, फिर एक दिन अपने सर जी को भी देना पड़ेगा जवाब कि हमने क्या कहा था और हमने क्या किया है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, रिएक्शन समझें, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो बेटा उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, लेकिन आपको अंत में मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। मैंने आपको सोल्यूशन दिए हैं, इन सोल्यूशन को आप पढ़िए और इन्हें करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपको न्यू रिएक्शन दिखाने चल रहा हूँ, कौन सी, अब दिखाने चल रहा हूँ अकार्बनिक वाली, यानी इनऑर्गेनिक्स वाली, ठीक है। ये ऑर्गेनिक थे, अब इनऑर्गेनिक में जाएंगे, यानी अकार्बनिक में जाने जा रहे हैं, बिना कार्बन वाली। तो बेटा अब नई रिएक्शन आपके सामने आ गई, ठीक है। कौन सी रिएक्शन आ गई, न्यू रिएक्शन आ गई। अब न्यू रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए फिर आपके पास वही समस्या आई कि आपको कंपाउंड के कुछ नियम ध्यान रखें, जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर है, POP है, ठीक है, खाने का सोडा है, धावन सोडा, ये अपने कोर्स में है जो। तो आपको रिएक्शंस में कंपाउंड के नेम, फार्मूले, ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी रिएक्शन सही हो पाएंगी। उसके बाद मैंने जो रिएक्शंस नोट करी हैं, इन रिएक्शंस को आप अपनी कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है, लिखें। समझ लिया आपने, ऐसे ही जैसे मैंने नोट कर लिया ऐसे आप भी अपनी कॉपी में पहले नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद फिर करके लिखें, फिर देखें, मैच कराएं, फिर से मैच कराएं, क्लास में आकर के इसी क्लास को रिटर्न करिए अपने मोबाइल पर और देखिए क्या मेरे क्वेश्चन सही हुए, नहीं सही हुए तो क्या बताया गया, क्या कमियाँ रह गई जो आप नहीं कर पा रहे, उन कमियों को दूर करिए, ठीक है। आओ फिर देखते हैं आगे क्लास पर आता है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट होता Na2CO3, ठीक है। क्या अपने पास था सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का क्या है अपने पास विलयन, ये वर्ड आया विलयन। विलयन कब बनता है, जब उसे वाटर में घोल दिया जाता है, जैसे चीनी का विलयन है ना, नमक का विलयन है, तो उसको जल में घोला जाता है वो विलयन बनेगा। और उसमें कौन सी गैस प्रवाहित करी गई, CO2। और हमने क्या कसम खाई थी कि अगर यहाँ CO2 दिख जाए
तो पक्का है उधर CO3 बनना है, यहाँ CO3 दिख जाए तो उधर CO2 बनना है। अब आपको समझना है कि हमें क्या करना है। CO2 है, पक्का CO3 बनेगा। किसका CO3 बनेगा? मेटल्स का बनेगा। मेटल्स कौन है? सोडियम है। सोडियम का CO3 पहले से प्रेजेंट है, फिर भी आपको CO3 ही बनाना है। तो आप क्या करोगे बेटा? कोई नया CO3 बनाओगे, लेकिन अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकते हैं। CO2 है, CO3 बनना है, सोडियम का था, सोडियम का ही बनना है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बाइकार्बोनेट के नाम से सोडियम का कार्बोनेट होता है। अब हमारी यहाँ समस्या थी, हमें क्या मालूम है CO2 है तो CO3 बनना, ये फिक्स है। CO3 किसका बनता है? मेटल्स का बनता। मेटल सोडियम था और सोडियम कार्बोनेट पहले ही से था, तो क्या सोडियम कार्बोनेट ही बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया गया। क्योंकि यहाँ Na2 थे अपने पास था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बन गई रिएक्शन कंप्लीट। ये क्या है आपका? धावन सोडा, इसी को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और ये आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये आपका धावन सोडा से बेकिंग सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना है, यही कंपाउंड बेटा हीट करोगे, ये वापस क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। ये कोई रिएक्शन तो है नहीं, ये क्या है? अब बटन रख दिया। अब बटन में तो हीट करा गया था, आपको बताया ना पार्ट 1 में क्या बताया था आपको? पार्ट 1 जो क्लास दी थी मैंने 160 वाली, उसमें क्या बताया था आपको कि अब बटन अपने 3 प्रकार की थी। एक थी सनलाइट के थ्रू, ठीक है, एक थी आपकी हीट के थ्रू, एक टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, आपको हीट करने की बात कर, गर्म करने कर रहे हैं। तो आपके पास क्या पहले से मौजूद है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या करने जा रहा है? हीट करेंगे। तो हीट करने पर डिकम्पोज होगा, यानी टूट जाएगा 2 या 2 से भाग। अब 2 या 2 से भाग 1 2 3, यही 2 या 2 से भाग है बेटा। तो यहाँ पर फिर से बना देंगे हम लोग Na2CO3। और अपनी कसम को ध्यान रखना कि यहाँ CO3 है तो यहाँ CO2 बनेगा जरूर बेटा। बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहा गया? ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या? ब्लीचिंग पाउडर। और इस ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस प्रोवाइड करने जा रहे हैं? CO2। और अभी हमने कसम क्या खाई है कि जब जब CO2 दिखेगा तब तब CO3 बनाएंगे, जब जब CO2 मिले तब तब CO3। तो ये CO2 मिला, फिर CO3 बनाना। जैसे यहाँ भी हमने कहा कि CO2 है तो CO3 बनाना है। अब CO3 किसका बनता है? मेटल्स का। यहाँ भी मेटल कौन है? कैल्शियम मेटल है, तो इसी का बनना बेटा CaCO3 बना देंगे हम लोग कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। और जो क्लोरीन थी उसको अलग लिख दिया गया। रिएक्शन समझ में आई बेटा? नई रिएक्शंस पे आते हैं। चूने का पानी यानी लाइम वाटर है, ये है चूने का पानी, इसी को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं बेटा। यही चूने का पानी है, यही बुझा हुआ चूना है। और इसमें क्या करनी है आपको? CO2 गैस प्रोवाइड करनी है। फिर वही बात आई, CO2 है तो बनेगा क्या? CO2 है तो बनेगा क्या? CO2 है तो बनेगा क्या? CO3। फिर बनाइए CO3, किसका बनेगा? मेटल्स का। मेटल कौन है? फिर कैल्शियम है। फिर बना दिया गया CaCO3। बचा क्या? इसके अंदर के 2 H और 1 O, कि CO3 तीनों वो निकल गए। तो यहाँ फिर से वापस आपका क्या बन गया बेटा? H2O। ऐसे ही आपका ब्लीचिंग पाउडर में आ गया बेटा। अब ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? CaOCl2 है। और रिएक्ट किसे करें? एस्टिक एसिड से, CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बेटा, अगर आपने कभी ये पढ़ा हो आयनिक रिएक्शंस में -2, ये लिखा नहीं जा रहा, आपको समझाने पड़ता है। इतने के ऊपर हम लोग क्या मानते हैं? माइनस, इस पे +1। तो यहाँ का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो निगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। किसको अट्रैक्ट करेगा? ये सी किसको ले जाएगा अपने साथ? किसको ले जाएगा? CH3COO को कौन लेगा? Ca। और CH ये पूछेगा मुझे क्या दोगे, तो ये कहेगा मैं अपने 2 आयन आपको दे दूंगा। तो इसने अपने 2 आयन इनको दे दिया। अब ये क्या देंगे उसको? ये गिफ्ट में 1 देंगे। 1 लिखा नहीं जाता बेटा, इसलिए ऐसे देंगे। अब अपने में बचा क्या? H बचा। H के पास ऑप्शन है तो O को ले जाए, या Cl2 को किससे ले जाएगा आपके हिसाब से?
किसे ले जाएगा, O। तो Cl2 को ऐसे लिख देंगे बेटा, H2O बना देंगे हम लोग। और यहाँ होल ट्वाइस हो गया है, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। ये एसिटिक एसिड था आपका, और ये बन गया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। ये तो एसिटिक अम्ल था, और ये ब्लीचिंग पाउडर था बेटा अपने पास। ठीक है। अब क्या ना, बुझे हुए चूने में क्लोरीन, बुझा हुआ चूना यही है बेटा, लाइम वाटर बोला ना, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, बात एक ही है। अब इसमें क्या करना है आपको, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करनी। क्या मिलने वाला आपको, फिर वही बात आएगी कि आयनिक रिएक्शन से Cl+2 OH पे -1 CH2, यहाँ तो पॉजिटिव होता है वो यहाँ पे निगेटिव ले जाता है, CH इसको ले जाएगा। Cl पूछेगा मुझे क्या मिलेगा, CH मैं अपने 2 दूंगा चार्ज, और Cl इसको 1 देगा, 1 लिखा नहीं जाता बेटा। और इसके अंदर 2 H और 1 O था, यूज कर लिया मैंने, और 1 O जो बचा है इसका वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर अभी पढ़ के आए हम लोग, यही है ब्लीचिंग पाउडर बेटा। यहाँ लिख सकते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और इसके लिए ठीक कराने चल रहे हैं बेटा हम लोग, CaOCl2 के रिएक्ट H2SO4 से क्या बनने वाला है, तो Ca किसको ले जाएगा, Ca फिर यहाँ पर ले जाएगा किसको, SO4 को, तो ये बना देगा CaSO4। Ca की फ्रेंडशिप है SO4 से, H की फ्रेंडशिप O से भी हो सकती है, Cl से भी हो सकती है, आपके हिसाब से किससे होगी, अभी आप करा के ना ऊपर। H की फ्रेंडशिप किसके साथ है, अगर आप देखोगे H की फ्रेंडशिप O के साथ ही अक्सर, और बेचारा Cl2 अकेला रह जाएगा ऐसे, ठीक ना। अब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, अब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं बेटा, अब हम लोग पहुंच रहे हैं न्यू रिएक्शंस पर। जिप्सम को 373 केल्विन कहो या 100 डिग्री सेल्सियस तापो, इस टेम्परेचर को कहने के 2 तरीके, आप चाहे 373 कहो बेटा या 100 कहो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। हीट करने जा, फिर हीट करने पर भी आपने कहीं पढ़ा था, यहाँ कहीं पढ़ा हीट के बारे में, हीट करा, हीट में क्या हुआ, सिंगल प्रोडक्ट था, ब्रेक डाउन हो गया कितने, 2 और मोर में, एक सिंगल रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन हो गया 2 और मोर प्रोडक्ट में। यहाँ पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट है, नाम है जिप्सम। फार्मूला क्या है इसका, CaSO4.2H2O। हीट करेंगे आप 373 केल्विन टेम्परेचर पर। अब क्या होने वाला है अपने पास, होने वाला क्या बेटा, होगा क्या यहाँ पर कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या वेपराइज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज हुआ तो यहाँ क्या बन गया बेटा अपने पास, CaSO4.H2O, ठीक है। और यहाँ पर बन गया अपने पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो बुक वाले अक्सर क्या करते हैं 2 से इंटू करा देते हैं बेटा, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 में 3 मॉलिक्यूल्स 90% पार्ट मान लो उड़ गया, या अब कहते हो 100% उड़ गया, कभी कहते 50% उड़ गया। रिएक्शंस होती है बेटा, जब आप हीट करोगे तो हीट के इफेक्ट से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज होगा। अब 100% हो गया, कितना हो गया वो बात की बात, यहाँ इन्होंने 3 4 में से 3 भाग उड़ा दिए, यानी 75% वाटर वेपराइज करा दिया। और ये आपका बन गया बेटा POP। POP क्या, POP का फुल फॉर्म मालूम है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब आपकी न्यू रिएक्शन आ रही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मालूम है कहाँ यूज होता है, घर के दीवारों पर डेकोरेशन में हो रहा था, जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती थी प्लास्टर होता है, पट्टियाँ बनती प्लास्टर का, वो भी POP से बेटा, POP से सांचे बने। अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस से यूजेस, तो ये सब साइंस से ही लगा दो, रटने वाली चीज़ नहीं, कहाँ हमने देखा कहाँ यूज करा उस बात पर आ गया। तो यहाँ पर अपने पास क्या मिलने जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.H2O, ठीक। क्या बनेगा यहाँ पर बेटा 2CaSO4.H2O, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ही मिलाना है। कितना वाटर, अगर इतना ही मिला दें हम 3 मॉलिक्यूल्स मिला दें वाटर के बेटा,
तो वापस क्या बना देंगे, जिप्सम, यानी जम जाएगा। कभी अपने काम में देखा होगा, जो कारीगर काम करते हैं प्लास्टर पेरिस को थोड़ा थोड़ा करके अपना मटेरियल बनाते हैं, इकट्ठा नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये जमती बहुत तेजी है। तो वाटर में जैसे मिक्स होगी फिर से बन जाए, क्या बना दे, पीओपी। तो यहाँ पर अपने पास बन गया CaSO4.2H2O, ये बन गया आपका पीओपी। क्या बन गया, जिप्सम। जिप्सम क्या था यहाँ पर, पीओपी। पीओपी ने क्या बना दे, जिप्सम। अब नाइट्रोजन क्या करने जा रही है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी। किस फॉर्म में रिएक्ट करेगी, अमोनिया के फॉर्म में। यहाँ क्वेश्चन आंसर सब दे रखा था, तो ये बन गया बेटा अमोनिया। बैलेंस करा देंगे हम लोग, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको बात समझ आ रही है। इन्हीं रिएक्शंस को जब कैसे प्राप्त करोगे, तो उसमें ये देंगे धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे। आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो बेटा। इतनी रिएक्शंस को क्या होता है, जबकि एक ऐसा, इनमें कोई वर्ड प्रॉब्लम में लिखना नहीं कुछ, आपको ओनली रिएक्शंस लिखनी है विद बैलेंसिंग के साथ। और जहाँ जहाँ आपने कंपाउंड बनाया, जैसे मैंने ये बनाया, तो ये क्या था, जिप्सम। तो ऐसे नाम नीचे लिखो बेटा, कंपाउंड के नीचे नाम लिखो, क्योंकि आपने 9th तक तो ऐसे हंसी मजाक में उड़ा दिया, ठीक है, कभी सीरियसली लिया नहीं। अब हाई स्कूल की बारी आ गई, ऐसे हाई स्कूल निकाल दें, कल को इंटर ऐसे चला जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड के नीचे आपके नेम जरूर लिखो, क्योंकि आपका इनसे पिछला कोई रिलेशन नहीं था, रिलेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको फार्मूले ध्यान रखिए। फार्मूले ध्यान रखिए, यही तरीका बेटा, रट्टा नहीं मारते हैं, रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस के नीचे कंपाउंड के नाम लिखते हैं, रिएक्शंस अपने आप तैयार होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन पार्ट खत्म। अब हम आ गए IUPAC पर। कहाँ पहुँच गए, IUPAC पर। IUPAC का नाम क्या था, आई फॉर क्या था, इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज है बेटा। ये जैसे आप दवाएं पढ़ते हो, पैरासीटामोल, ये सारे जो भी हैं केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड पढ़ते हो, उन सबका IUPAC नेम हो सकता है, ठीक है। वो किस बात पे डिपेंड करता है, रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या है, जैसे कार्बन 1 है तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं, मिथ। अगर कार्बन 2 है तो क्या, 3 है तो प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। सबसे पहले कार्बन ही काउंट करने हैं, इकट्ठा नहीं है, आपको गिनने पड़ेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। फिर जब कार्बन गिन लोगे तो उसमें देखना है आपको सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड में सिंगल सी लाइन, डबल बॉन्ड में 2 लाइनें, ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइनें। जब सिंगल बॉन्ड कब आता है, जब हम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सिंगल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड कब आया, जब हमने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, डबल बॉन्ड आ गया। पार्टनरशिप 2 की, जब पार्टनरशिप आपकी कितनी को बेटा, 3 की, यानी 3 लेना तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसी नाम के आगे एन जुड़ जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो इन जोड़ना पड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। कितना, ये जो नाम दिया आपको, जैसे मेथ था, मेथ में एन जुड़ गया, मेथे, नोन है, ऑक्ट है, इन सब में एन जोड़ सकते हैं आप, इन सब में इन जोड़ सकते हैं, इन सब में आइन जोड़ सकते हैं, बॉन्ड के अकॉर्डिंग है। अभी प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको जब ये काम कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ग्रुप्स पढ़ने पड़ेंगे बेटा। ये कुछ ग्रुप्स मैंने लिख लिए हैं, जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एल्केन। अब एल्केन का मतलब क्या है, जैसे आपका एक कार्बन है तो आप मेथ नहीं पढ़ो, डायरेक्ट मेथेन पढ़ो। और मेथेन में क्या जोड़ना, कोइक एसिड, यानी मेथनोइक एसिड, मेथनोइक अम्ल। अगर आपके 2 कार्बन थे तो एथ नहीं पढ़ते, एथनोइक पढ़ते हैं आप। 3 पे क्या पढ़ो, प्रोपनेज, ओइक पहले ही जोड़ देना, प्रोपेन में ओइक जोड़ चुका है। और ऐसे ही एल्केन यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन पहले से में समय एन लग चुका है, और एन के बाद ये जो जोड़ने का जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे कीटो ग्रुप क्या कहता है, ओन, क्या कहता है, ओन जोड़ना है, ओन जोड़ दीजिए, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कहता है, ऑल जोड़ो। नाइट्रो ग्रुप क्या कहता है, ये नाइट्रो ग्रुप NO2 पे चला जाता था, तो पहले नाइट्रो फिर एल्केन, तो आपका आएगा नाइट्रो एल्केन। ऐसे ही हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है, हेलो ग्रुप जिसे मैं बोल रहा हूँ, Cl Br Fi, Cl को पढ़ते हैं क्लोरो, Br को पढ़ते हैं ब्रोमो, और F को पढ़ते हैं फ्लोरो, I को पढ़ते हैं हाइड्रो। उसके बाद कार्बन जितने 5 कार्बन तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, ऐसे कुछ लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है। सबसे पहले क्या काउंट करना है, कार्बन, कितने कार्बन हैं, कार्बन काउंट करो, फिर उसके बाद उसमें देखो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल शीट बन गई। आपके पास क्या है यहाँ पर, CH3, CH2,
CH3 कार्बन कितने हैं, तो आपने एक कार्बन काउंट करा 1 2 3 कार्बन हो गए 3 के लिए क्या पढ़ के आते हैं हम लोग प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ के आए हम लोग प्रोप, 3 के लिए पढ़ के आए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए पढ़ के आए एन, तो नाम बन गया ऐसे क्या प्रोपेन। खत्म बेटा, समझ में आई। 3 कार्बन के लिए आया आपके पास प्रोप और सिंगल बॉन्ड करा एन, तो बन गया प्रोपेन। कार्बन कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना कि इधर से बॉन्ड या ग्रुप पास पड़े बेटा, उधर से काउंट करते हैं हम लोग, तो हमारा बॉन्ड इधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, बड़े कर्जेदार हैं तो हम उधर से आ रहा बेटा थर्ड बॉन्ड की तरफ से, सेकंड वाले इधर से पास पड़े, फर्स्ट तो हर तरफ से पास पड़ा बेटा, इसलिए हम उधर से काउंट करेंगे, तो बॉन्ड या ग्रुप पास पड़े, तो आपके पास कार्बन कितने 5, तो 5 के लिए हम लोगों ने कहा पेंट, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा आइन, पेंटाइन हो गया, या इसी को बेटा ऐसे लिखा जाता है जैसे कि लोग लिखते हैं 1 आइन, कि 1 नंबर पे क्या आइन आया, और फिर 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट, बॉन्ड को ही पहले पढ़ दिया उन्होंने पेंटेन, इस आइन वाले बॉन्ड को ही पढ़ के काम खत्म कर दिया, पहले इसी को पढ़ दिया। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं बेटा अपने पास, हमारे पास मिल रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, तो कार्बन कितने 1 2 3, इधर से काउंट करा, इधर से पास पड़ा, इधर से सेकंड नंबर पे बॉन्ड आ रहा है, इधर से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो 3 के लिए क्या पड़ गया प्रोप ट्रिपल बॉन्ड आइन, कितने नंबर का 1, या आप लिख सकते हो 1 आइन प्रोपेन, आइन का मतलब बॉन्ड को ही पहले पढ़ दिया गया प्रोपेन, ठीक है। जैसे आपके पास आया CH3 CH2 OH, कार्बन कितने 1 2, OH को ना काउंट कर लेना बेटा, कार्बन 2 के लिए क्या एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 कार्बन के लिए एथ था और सिंगल बॉन्ड के एन, लेकिन OH भी आ गया, OH के लिए क्या पढ़ के आएंगे हम लोग ऑल, क्या ऐड होने जा रहा ऑल, तो यहीं पर ऑल ऐड कर देंगे, एथेनॉल नाम हो गया, ठीक है। अगर आपके पास CH3COOH हो तो कार्बन कितने हैं 1 2 के लिए हम लोग क्या पढ़ के बेटा एथ, ग्रुप वाले में एल्केन पढ़ा गया, सब में एल्केन का मतलब मीथेन एथेन प्रोपेन ऐसे कुछ पढ़ा, और COOH के लिए भी हम क्या पढ़ के आए बेटा, COOH के लिए पढ़ के आए ओइक अम्ल यानी ओइक एसिड जोड़ना है, इसी में ओइक एसिड जोड़ दो, क्या बन गया एथेनोइक अम्ल। कंप्लीट हो रही बात, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना अपने ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स हमारे पास कौन सा है, ग्रुप में कैसे क्या पढ़ना है, इस बात पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो बेटा अब न्यू क्वेश्चन सामने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या सब प्रैक्टिस में क्या सिखाया आपको, सबसे पहले कार्बन काउंट करो, बॉन्ड देखो, ग्रुप देखो, क्या देखना है कार्बन काउंट करो, बॉन्ड देखो, बॉन्ड नहीं हो, बॉन्ड के बाद क्या देखो ग्रुप, अगर ग्रुप नहीं तो नॉर्मल पढ़ा देंगे, ग्रुप है तो ग्रुप के लिए आपको ध्यान रखना किस ग्रुप में क्या आपको जोड़ना है, पहले जोड़ना कि बाद में जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन में 1 2 3, उधर से क्यों काउंट करा बेटा, कि उधर से ग्रुप पास पड़ा, जिधर से ग्रुप या बॉन्ड पास पड़े उधर ही से काउंट करनी होती है, ठीक है, बात समझ आ रही है। इधर से ग्रुप या बॉन्ड पास पड़ता था उसी तरफ से काउंट करा जाता है, यहाँ से ग्रुप या बॉन्ड पास पड़ा रहा, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पड़ेगा, और यहाँ फर्स्ट नंबर पे कार्बन कितने 3 है, 3 के लिए क्या पढ़ गया बेटा, 3 के लिए हम लोग पढ़ गए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड में एन, सिंगल बॉन्ड तो ही है, यानी प्रोपेन तो है, ये क्या है प्रोपेन, लेकिन इसका क्या महत्व है, ये आया तो इसका मतलब है कि ओइक एसिड जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है ओइक एसिड, यानी हिंदी में लिखे तो ओइक अम्ल, बात समझ आई बेटा। इसी को आजकल मॉडर्न जमाने में वो लोग ऐसे लिख देते हैं कि आपका CH3 ऐसे लिखा था, CH2 भी ऐसे लिखा, लेकिन इसको बिखेर देते हैं वो लोग, ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और इधर OH, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, कंफ्यूज कर रहे हैं, COH को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें इस बॉन्ड से कोई मतलब C और O के बीच के बॉन्ड नहीं, हमें C के बीच के बॉन्ड से मतलब है, हमारा C और H के बीच के बॉन्ड से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है C के बॉन्डों के बीच में, C के बीच में अगर ऐसे बॉन्ड्स आ रहे हैं तो आप पढ़ोगे, C O के बीच में बॉन्ड आ रहा है तो वो हमारे महत्व नहीं है, वो ओनली बैलेंसिंग ऑर्डर्स है।
जैसे इस वाले मैंने लिखा है, इसको आजकल बुक ऐसे लिख रही है, तो यहाँ CO के बॉन्ड से मतलब नहीं कि हम इन लगा देंगे, आइन लगा देंगे, हम किस में लगाएंगे, हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तभी लगाएंगे। तो यहाँ कार्बन कितने अपने हैं, 1 2, 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एथ सिंगल बॉन्ड आ रहा है इनके बीच में इन, और ग्रुप कौन सा आ रहा है, CHO एल्डिहाइड, क्या जुड़ने वाला अल, तो यहाँ अल जुड़ गया बेटा, बन गया एथेन। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले में कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3। इस क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख दे इसको हम CH3C डबल बॉन्ड हो और यहाँ लिख दिया CH3, तो इस बॉन्ड से हमारा कोई मतलब नहीं, उनकी बैलेंसिंग ऑर्डर में हमारे कार्बन कितने 3 है, 3 के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, और कीटो ग्रुप में जुड़ा था ओन, तो क्या जोड़ा गया था, प्रोपेनोन, कौन सा नंबर, सेकंड। ठीक है, जैसे NO2 ग्रुप आया, NO2 नाइट्रो पहले लिखा जाएगा, कितने नंबर पे नाइट्रो ये पता करना, नाइट्रो कितने नंबर, 2 नंबर पे, तो ये लिखा जाएगा 2 नाइट्रो। तो रूल कह रहा है कि पहले नाइट्रो लिखो फिर उसका कार्बन का नाम एल्केन लिखो। एल्केन कितने कार्बन है, 3 के लिए पढ़ा जाता था प्रो सिंगल बॉन्ड एन, बन गया नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे इस वाले पढ़ोगे बेटा तो 1 2 3 कार्बन कितना बेटा, OH को ना काउंट कर लेना कि OH को भी एक कार्बन दिख जाए। कई बार आप लोग को बहुत तगड़ा दिखने लगता है, तो सर जी ने यहाँ से काउंट करा, हम भी इस काउंट करेंगे। अरे देख तो लो पहले C है कि नहीं, हमें काउंट किसको करना, C काउंट करना। अगर C है तो C काउंट करो बेटा, C नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 2 3 के लिए कपड़ा प्रो, और सिंगल बॉन्ड एन, क्या गया प्रोप एन, और OH के लिए क्या जोड़ा जाता है, ऑल, बन गया बेटा प्रोपेन। ठीक है, अब अपने पास आ रहा Br और Cl, ये बता रहा हाइड्रोजन ग्रुप की तरफ, हेलो ग्रुप की तरफ Br Cl, Br को क्या पढ़ा है, ब्रोमो, और इसको फ्लोरो, कहाँ पढ़ा जाएगा, एल्केन से पहले। अगर आपका Cl है तो क्लोरो पढ़ो, Br को ब्रोमो पढ़ो, F को फ्लोरो पढ़ो, I को आइडो पढ़ो, लेकिन पहले इन्हीं पढ़ा है, बाद को कार्बन के नेम बाद को पढ़ा जाएगा। तो आपके पास क्या मिला, यहाँ से काउंट कर लिया हमने 1 2 3, तो यहाँ पर हमने देखा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग B पहले C बात को है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 नंबर पे क्या रहा, ब्रोमो। ठीक है, और 1 नंबर पे क्या आ गया, क्लोरो, और कार्बन कितने 1 2 3 के लिए क्या था, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड एन, हो गया बेटा आपका। ठीक है, जैसे इस वाले में आ गया आपके पास कार्बन 1 2, Cl का C ना काउंट कर लेना, Cl क्लोरीन का C था, क्लोरीन के C को इसमें काउंट कर गया। कार्बन कितने 2 हैं, 2 के लिए एथिन पढ़ना है, लेकिन Cl को पहले पढ़ना है, इस रूल के अकॉर्डिंग Cl Br Fi आते हैं तो उनको ही पहले पढ़ा जाता है। Cl को क्या पढ़ना बताया गया, क्लोरो, तो कहा गया 1 नंबर पे है क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एथ है बेटा, सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन है, कार्बन 2 है, तो अब 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ते, एथ और एन, तो ये बन जाएगा एथेन। ठीक है, और OH का क्या है, ऑल। अगर आपको हम ऐसे देते हैं बेटा, हम कहते हैं C4H9OH है, तो कार्बन कितने अपने पास, 4 है ना, 4 के लिए हमने क्या पढ़ा, क्या ब्यूट, तो ये बनने वाला आपका क्या, ब्यूटेन, और OH का क्या आने वाला है, ऑल, तो बनेगा ब्यूटेन ऑल। तो इस टाइम में बेटा इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस ना हो तो आप मुझे रिप्लाई करें, मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितना मैंने बताया उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले हम क्या कार्बन काउंट करते हैं, यानी रूट वर्ड काउंट कर, रूट वर्ड के बाद उनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर आते हैं तो इनको उसके आगे जोड़ा जाता है। फिर अगर इनके बाद जाएंगे ग्रुप्स आ रहे हैं तो ग्रुप के रूल्स हैं कि कार्बन के नेम में एन पहले जुड़ा है, मेथेन एथेन प्रोपेन उसमें जोड़ना है, इस बेस पे इसको जोड़ना सीख लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना सीख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए उनको आगे बढ़ना बेटा। में बात सुन आ रही है, आज काफ़ी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और आप भी कोशिश करिए बेटा ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने के लिए। टाइम बचे हैं आपके पास लिमिटेशन। ठीक है, मैं आपको डेली बात आगाह करा रहा हूँ कि आपका अगला हिंदी आने वाला है, फिर हिंदी के बाद शायद आपका इंग्लिश है, SST है, उसके बाद साइंस आएगी। अगर आपने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो अचानक एक दिन में कैसे क्या करेंगे। अगर अभी ध्यान दे देंगे तो उस दिन ये फायदा मिल सकता है कि आपने वीडियो चलाया अपना,
लाइव क्लास देख ली अपने, फिर एक क्लास देख ली अपनी क्लास में उस दिन क्या बताया गया था, तो आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन करने के लिए आपको बेटर है। लेकिन अगर आप आज ये नहीं पढ़ोगे, इसे अभी समय पर नहीं देखते हो, तो आप क्या हो जाओगे, परेशान रहोगे। इसलिए आप क्लास को रेगुलर अटेंड करें। आपको रेगुलर क्लास मिल रही है, आपके पार्ट 2 में भी एक क्लास मिल चुकी है, तो पार्ट 2 पार्ट 1 इसको मिला के लगभग 20 मार्क्स आपके कंप्लीट है बेटा। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने तीनों क्लासेस अटेंड कर रखी हैं। ठीक है, शर्त ये है कि क्लास को मैंने क्या बोला था, मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, यहाँ पढ़ो या कहीं और पढ़ो, लेकिन जब टीचर पढ़ाए तो उसकी बात पर गौर फरमाइए और उसको अपने जहन में बैठाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ये नहीं, कभी कभी होता ना, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो बेटा उस राह पे चलना ही चलना है। ठीक है, अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, अगर हमें बच सकता टाइम तो बचाना चाहिए। ठीक है, बात सुन रही है। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, और आपकी फिजिक्स भी आपको लेके आने वाले हैं, लेकिन केमिस्ट्री तो कंप्लीट कर लीजिए बेटा। ठीक है।